हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे साइंटिस्ट के कुछ डिस्कवरीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट है हमारा रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन किया था किसको, स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो बार्क होता है हमारा, बार्क ऑफ ट्री होता है, उसके सेल को इन्होंने एग्जामिन किया था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है गाइस, तो इसकी खास बात ये थी कि इन्होंने क्या देखा कि जो इन्होंने बार्क को जब एग्जामिन किया तो उसके अंदर इन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या टर्म दिया, सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम। ठीक है गाइस, आगे हम बात करते हैं 1674। उसके कुछ साल बाद एंटोन वैन ल्यूवेनॉग, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। किसको, फ्री लिविंग सेल्स को इन पॉन्ड। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था। ठीक है गाइस, उसके बाद 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जिसे हम टर्म देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा था 1839 परकिंजे। परकिंजे ने हमारा टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेल थ्योरी। शेल्डन और स्वान ने मिलकर दिया था ये हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सब एक फंडामेंटल यूनिट से बने हैं जिसका नाम क्या है, सेल। ठीक है, ऐसे यूनिट जिसके जोड़ जोड़ के हमें पूरे ऑर्गेनिजम्स मिले। ठीक है गाइस, उसके बाद 1855 में विर्शो विर्शो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपैंड किया सेल थ्योरी को। इन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक डिस्कवरी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जो बच्चे नॉर्मली मिस कर देते हैं पढ़ना। 1940 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। इसी के बाद एग्जैक्टली हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर पाए थे, अच्छे से पढ़ पाए थे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा साइंटिस्ट वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम मेन चैप्टर पे आते हैं जो हमारा सेल है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज दिस, बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेसिक इन द सेंस कि ये सबसे छोटी यूनिट है, फंडामेंटल है, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली घर बनाते हैं तो ईंटों से घर बनता है, वैसे बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल। भाई सेल ही के जुड़ने से, आपस में जुड़ने से बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चरल पार्ट है इसका, और फंक्शनल, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उन्हें कौन करता है, सेल करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब कोई भी जो हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो या तो यूनिसेलर होते हैं या फिर मल्टीसेलर होते हैं। यूनिसेलर के एग्जांपल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलर की बात करें तो हमारे पास क्या है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जब सेल के बारे में हमने और स्टडी की तो हमें दो टाइप के सेल्स मिले। ठीक है, एक तो मिले प्रोकैरियोटिक सेल और एक मिले यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि हमने जब देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे ये एक्चुअली में क्या होते थे, प्रिमिटिव सेल, यानी ये हमें बैक्टीरियाज में मिलते हैं नॉर्मली, प्रिमिटिव सेल होते थे। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत पुराने, सबसे पुराने जो ओरिजिन हुआ था वो प्रोकैरियोट्स का ही हुआ था। ठीक है, ये बैक्टीरिया में मिलते थे और यहीं से इनका ओरिजिन हुआ था। अब इनकी खास बात क्या है कि इनको प्रिमिटिव इसलिए बोला है क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड इन द सेंस कि प्रॉपर ना तो उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स है, बेसिकली जो हमारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब, इनके अंदर न्यू सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड हमें न्यूक्लियस मिलता है।
ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है चारों तरफ से, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे खास बात क्या है कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल मिलता है, वो है राइबोसोम। क्या मिलता है? राइबोसोम, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यूकैरियोट्स में तो सभी सेल ऑर्गेनेल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद खास बात क्या देखने लायक थी कि जो हमारा ये था, जो हमारी सेल वॉल थी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल थी उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट थी, मतलब सेल वॉल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट थी अलग से, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, स्लाइमी लेयर, जो यही चीज़ बैक्टीरिया को डिफरेंट बनाती है और हार्श एनवायरनमेंट्स में रहने के लिए कैपेबल बनाती है, ठीक है। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह मिलते हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरियाज की। तो ये आपको जितने भी हार्श इन्वायरमेंट है, लाइक हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, उन सब में मिलते हैं ड्यू टू दिस सेल वॉल। और जो यूकैरियोट्स में नॉर्मल सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके क्रोमोसोम की बात करूँ तो मैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होता है, और एक सर्कुलर डीएनए और भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेल का आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पे एंड देन ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करूंगा, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है? सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल बेसिकली क्या है कि जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर एक कवरिंग होती है, रिजिड कवरिंग, जो टफ होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब सबसे पहली बात तो सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो एक तो एनिमल्स को छोड़ के, एनिमल सेल को छोड़ के सेल वॉल हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अमीबा और ये सब जो प्रोटिस्ट है इन सब को छोड़ के, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। अब सेल वॉल की खास बात क्या है कि इट इज़ अ रिजिड आउटर कवरिंग, जो कि क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। प्लांट सेल जो होती है उसकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट सेल को क्या देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप और साइज देता है, ठीक है, स्टिफनेस देता है, और तो और जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस है इससे बचाता है, ठीक है। उसके बाद एक ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल अलग होती है, वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, काइटिन, ठीक है। काइटिन इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये बात ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो अब सेल वॉल का जो फंक्शन है वो कब काम आता है? जब भी ये प्रोसेस, ये आप देख रहे होंगे सामने प्लाज्मोलाइसिस लिखा हुआ है, तो प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जो सेल होता है वो वाटर लूज कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल वाटर लूज कर जाता है, तो जब वाटर लूज करता है तो सेल श्रिंक होता है। आपने देखा होगा, अगर हम सेल को श्रिंक और स्वेल होते हुए, अगर आपने देखा हो, हम रेजिन्स को वाटर में डालते हैं, किशमिश, तो वो फूल जाता है। और भी कई, अगर उसको वापस निकाल के छोड़ देते हैं बाहर तो वो वापस सिकुड़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है? जब सेल श्रिंक होता है, तो श्रिंक होता है तो सेल के अंदर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको सेल वॉल क्या करता है? उस प्रेशर से सेल को बचाता है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी शेप को खो ना दे, लूज ना कर जाए। इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो मेन हमारा पार्ट है इसका। सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि इसका पहली बात तो नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसे बोलते हैं। दूसरा हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेयर के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें ये क्या करता है? इट कैन सेलेक्ट द मॉलिक्यूल्स जो कि इसको क्रॉस कर रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब सेल के अंदर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, बाहर से और अंदर से, जो सेल न्यूट्रिशन लेता है या फिर एक्सक्रीशन करता है। तो इस मटेरियल जब क्रॉस करते हैं तो उसको ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकती है? सेलेक्ट कर सकती है। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द मटेरियल दैट इज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो मटेरियल्स क्रॉस करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मटेरियल्स क्या है? देखो, सबसे जो मेन प्रोसेस है वो होता है डिफ्यूजन। आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और भी जगह पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
अब वो चाहे तो गैस भी हो सकता है या वाटर भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, इसमें फ्लूइड्स का जो मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब जो गैसेस होती है बेसिकली वो एक्सचेंज इसी प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन से, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इसको हम एक अलग नाम देते हैं, हालांकि होता ये डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, बट लेकिन हम इसको अलग से नाम देते हैं, क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 कंडीशन बनती है जो आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट है। जब भी सेल, ये हमारा सेल है, ये इसका आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो सेल और आउटर एनवायरनमेंट में जब वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, जब पानी का कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब भी कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो पानी क्यों बाहर जाएगा या फिर क्यों अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, देखो सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, क्यों, ये जो डॉट्स जो मैंने बनाए हैं, इन डॉट्स को, ये एक्चुअली में सॉल्यूट पार्टिकल्स है, क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब अगर डॉट ज़्यादा है तो मतलब पानी क्या होगा, कम, और इधर डॉट कम है तो मतलब बाहर यहाँ पे पानी क्या है, ज़्यादा। तो बाहर अगर पानी ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, सिंपल सी बात है, यही ऑस्मोसिस है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन। इस केस में क्या होता है, सेल हमारा क्या होता है, स्वेल कर जाता है, क्या कर जाता है, स्वेल अप। जो आपने रेजिन्स वाला देखा होगा, पानी हम किशमिश में किशमिश पे डालते हैं तो किशमिश फूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है हाइपरटोनिक कंडीशन। अब देखिए सेल्स के अंदर देखो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, डॉट्स कम है, मतलब पानी क्या होगा, ज़्यादा, और बाहर डॉट ज़्यादा है मतलब पानी कम। तो ऑस्मोसिस किधर होगा, ज़्यादा पानी से कम की तरफ, तो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। यहाँ पे सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। और अगर यही चीज़ ज़्यादा हो, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो, तो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ अलग चीज़ें, ठीक है, कैसे ये बनती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल के लेयर होती है, ठीक है, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की। तो एक बाय लेयर होती है, बाय लेयर, उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर होता है, इसका मैं आपको डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये है, देखिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, हैव क्वासी फ्लूइड नेचर। ये बात साइंटिस्ट ने कही थी, जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। उनका नाम क्या था, सिंगर एंड निकलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो उसके अंदर में अभी आपको डायग्राम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसमें देखिए यहाँ पे बायलेयर बनी हुई है, लिपिड की क्या है, बायलेयर है। और इसके ऊपर देखो प्रोटीन्स आपको अंदर, इसके अंदर एम्बेडेड दिख रहे होंगे प्रोटीन्स, ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन्स है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। काफ़ी फ्लूइडिक होता है, जेल लाइक, जेली लाइक, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और काम क्या है, जैसे आपने अमीबा में देखा होगा कि ये सूडोपोडिया बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सूडोपोडिया, आपने पढ़ा होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है। अमीबा डजंट हैव सेल वॉल, ठीक है, इट इज बिकॉज इट इज लाइक कंपेयर टू एनिमल्स। तो एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करके एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनाते हैं और फूड को एनगल्फ करने में काम आते हैं, खाना को ये अंदर, अपने अंदर एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से खाना को अंदर ले लेते हैं। तो ये पूरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट था, जो आपके 9th क्लास में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो गाइज ये क्या है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ब्राउन ट्यूब्स एंड शीट्स। क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ब्राउन ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। अगर आपको डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंड वेसिकल्स के फॉर्म में क्या है, ये ओवरलैप करके बने हुए हैं न्यूक्लियर एनवेलप के पूरे आसपास, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, RER और SER।
RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SER को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसको रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि रफ के सरफेस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम की वजह से इसका जो लुक आता है वो क्या है, रफ टाइप का आता है। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो SER है, SER की बात करें तो ये स्मूथ होते हैं, इन पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है मैन्युफैक्चरिंग फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। क्या बनाते हैं, फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब इसमें से कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो कि हमारे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का फंक्शन होता है। इसके बाद हम ER की बात करें तो ER क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल में जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, एथलेट एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द सेल, मतलब सेल के इधर उधर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करवाता है। ठीक है, और ये एक SER का स्पेशल रोल है जो हमें पढ़ना होता है, क्रूशियल रोल। ठीक है, क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग। पॉइजन और ड्रग को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो यहाँ पे हमारा ER खत्म होता है। इसके बाद हमारा आता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये दूसरा ऑर्गेनेल है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको प्रोजेक्ट हो जाए तो डायग्राम में ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखिए फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अरेंज पैरेलली, पैरेलल अरेंज है इन स्टैक्स कॉल सिस्टरने। ठीक है, स्टैक्स मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी कनेक्टेड टू ER होता है एंड दस फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार चीजें आती है हमारी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। ठीक है, तो ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। गोल्जी का जो मेन काम है वो क्या है, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, पहले तो जो भी सेल में प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करता है, फिर उसकी पैकेजिंग करता है और मॉडिफिकेशन, और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है, डिस्पैच करता है वेरियस प्लेसेस में, सेल्स के इनसाइड या फिर आउटसाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स। तो ये इसके सम बेसिक फंक्शंस हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, अब भाई लाइजोसोम बना दिए तो लाइजोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाइजोसोम्स हमारे क्या हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। क्या होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय ER। ठीक है, क्या होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, वेसिकल्स टाइप होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर करता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो काम की नहीं है, सेल वेस्ट हो गया, या उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, अपने अंदर उस चीज़ को ये एम्बेड कर लेता है और फिर इन डाइजेस्टिव जूसेस से एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है, कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं जब सेल का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है या ऐसा कुछ, तो लाइसोसोम खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को खा जाते हैं। इट डाइजेस्ट द कंप्लीट ओन सेल। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, दस कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, वैक्यूल पहली बात तो प्लांट सेल में मेनली प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल साइज होता है, मतलब हम नेग्लिजिबल की तरह मानते हैं। इसका मेन काम है स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। ठीक है, मतलब जो भी सेल साइटोप्लाज्म में सॉलिड लिक्विड कंटेंट है उसके स्टोरेज सैक्स की तरह काम करता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, जो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड शेप एंड स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस फूड लाइक अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको ये स्टोर करता है। और सबसे मेन बात, जो जैसे प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं वो 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, और हाँ एक बात और मेंशन कर लीजिएगा, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड वैक्यूल। ठीक है, अमीबा क्या करता है, अपने फूड को स्टोर करता है एक वैक्यूल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम तो सुना ही होगा इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं,
पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मेन काम क्या है? एनर्जी बनाना। क्या बनाना? एनर्जी बनाना, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर, आप इसका डायग्राम देखिए, एक तो बीन शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड होता है। उसके बाद दो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, एक आउटर और एक इनर। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या होती है? थोड़ी पोरस होती है, पोरस होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। अब इन फोल्ड्स का काम क्या होता है? ये फोल्ड्स बेसिकली क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि एटीपी बनाने में हेल्प मिलती है इनको। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस सेल के अंदर होगा। अब एटीपी क्या है भाई? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इट इज़ एन एनर्जी यूनिट। हमारी बॉडी क्या करती है? एटीपी का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करती है। एटीपी में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्राइफॉस्फेट देख रहे हो? ट्राइफॉस्फेट, ये 3 बॉन्ड होते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ के बॉडी क्या करती है? एनर्जी बनाती है, फिर उसी एनर्जी को यूज़ करती है फंक्शंस में, ठीक है। अब सबसे मेन बात, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों के लिए है। ये बोथ आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सबसे मस्त बात यही है, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। दस मेक देयर ओन प्रोटीन्स एंड सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है। ये क्या करते हैं? खुद का प्रोटीन बना सकते हैं और खुद रेप्लिकेट भी हो सकते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर रेप्लिकेशन। ऐसे ही प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड भी क्या है? हमारा ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। इसमें भी आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड भी 2 टाइप के होते हैं गाइस, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो इन द सेंस क्या होता है? कलर्ड। आपने नॉर्मली वर्ड से समझ में आ रहा होगा, क्रोमो मतलब कलर्ड, ठीक है। और ल्यूको होते हैं कलरलेस। अब कलर्ड का मतलब क्या है भाई? कुछ ना कुछ उसके अंदर पिगमेंट होगा, ठीक है भाई। हमने पढ़ा है ना प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। तो ये कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। अब क्या तो क्लोरोफिल होते हैं या और भी पिगमेंट्स होते हैं। जहाँ क्लोरोफिल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? हैव न्यू सॉरी एक सेकेंड, ये ल्यूकोप्लास्ट हम देखेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास क्या है? प्राइमरीली कंटेन्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। प्राइमरीली कंटेन्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये बात ध्यान से रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम यही होता है कि ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो प्लास्टिड है उसका आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। हैव न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन स्ट्रोमा, ठीक है। अब इसकी जो लेयर्स, अब देख रहे हो ये लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स है, इनको हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। ये लेयर्स मिलके क्या बनती है? बहुत ग्रैना बनती है, जो कि हमारे स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेल है ये भी हमारा क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो मेन चीज़ है हमारे सेल की, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस पे से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये पोर्स के ही थ्रू क्या होता है? न्यूक्लियस से अंदर और बाहर चीज़ों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कब होते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, क्रोमेटिन होता है नॉर्मली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड। जब सेल डिवाइड करने लगता है तब यही थ्रेड क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, आपस में बहुत ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बनाता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। अब यही क्रोमोजोम के अंदर क्या होती है? इन्फॉर्मेशंस होती है। हमारी जो बॉडी, जो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग को जेनेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन किस में होती है? क्रोमोजोम के अंदर, जो डीएनए होता है, ठीक है। ये जो डीएनए है, इन डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं। यही जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए ही क्या है? जो हमारे जो जैसे हम नॉर्मली मैचिंग करते हैं ना भाई, पेरेंटल मैचिंग होती है डीएनए की, तो यहीं से पता चलता है कि जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। नॉर्मली डीएनए इज प्रेजेंट ऑफ क्रोमेटिन, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। भाई न्यूक्लियस के काम क्या है? एक तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में काम आता है। जब भी सेल डिवाइड करना होता है तो न्यूक्लियस उसी चीज़ को डायरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड, ये बात ध्यान रखना कि मैंने बताया था पहले प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। उसमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। इम्प्रॉपर
नॉट वेल डिफाइंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड क्या है, फ्री फ्लोटिंग होता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस करवाता है, और ऑर्गेनेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो सेल डिवीजन का टाइप है, ठीक है। सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है, डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो सेम बिल्कुल क्लोन्स बनते हैं, आइडेंटिकल इन द सेंस क्लोन्स, ठीक है। तो क्लोन्स बनते हैं, और ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है ऑफस्प्रिंग में भी, जो पेरेंट में होता है वही ऑफस्प्रिंग में है। जैसे मान लो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर फादर मदर में 46 क्रोमोसोम है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा या बच्चा होगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, ठीक है। मियोसिस की खास बात क्या है, मियोसिस के अंदर दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। और इसके अंदर 4 न्यू सेल्स बनते हैं, और इनकी खास बात क्या है कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, इन द सेंस क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो जाता है। अगर 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट्स में, तो जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और वेरिएशन भी हमारा कहाँ आता है, मियोसिस से आता है, ठीक है। माइटोसिस में हमेशा क्लोन्स बनते हैं, मतलब एक के जैसा एक, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हम हमेशा थोड़ी सेम दिखते हैं अपने मम्मी पापा से, थोड़ा सा अलग दिखते हैं ना, तो वो अलग इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस की वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, सेल चैप्टर। इसका पूरा ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आपको इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, और इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग NCERT से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ये आगे सीरीज़ अभी चलती रहेगी, ये पहला लेक्चर था वन शॉट सीरीज़ का। अगर आपको पसंद आया है तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बच्चों की तरफ पहुँचाइए, ठीक है। बाकी चैनल की तरफ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।